हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं हर संडे को लेके आती हूँ आपके लिए वीकली करंट अफेयर, और आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए वीकली करंट अफेयर। हाँ, तो आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। करंट अफेयर में पूरे हफ्ते भर में कौन कौन सी घटनाएं घटी देश में और विदेश के अंदर, कौन सी नई नियुक्तियां मिली, किसकी मतलब देहांत हुआ, सारी जो हैं, और गेम्स और स्पोर्ट्स के अंदर हमने क्या कुछ नया अचीवमेंट प्राप्त किया है इस हफ्ते के अंदर, क्योंकि पिछले हफ्ते वाला तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो हम इस बार इस हफ्ते का ही पढ़ेंगे हैं। और फिर मंथली भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं करंट अफेयर जो वीकली ला रही हूँ वो अच्छा है, तो फिर मंथली भी मैं मतलब पूरे महीने भर का एग्जैक्ट कलेक्ट करके और पूरे महीने का एक ही दिन करा दिया करूँगी, तो वो आपको पढ़ाने में आसानी होगी। लेकिन आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि अगर मैं ये जो वीकली लेके आ रही हूँ ये अच्छा है और आपको ऐसा लग रहा है, हाँ, आपको समझ में आ रहा है, तो ही मैं मंथली लेके आऊँगी। अदरवाइज मैं मंथली नहीं लाऊंगी, जो चल रहा है वीकली वही चलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं। मालदीव के बीच यूपीआई से डिजिटल पेमेंट शुरू, ये सबसे बड़ी सूचना है, सबसे बड़ी न्यूज़ है कि मालदीव से ये यूपीआई पेमेंट जो हुआ है ये ओके, इसलिए सबसे ऊपर डाल रखी है। नेक्स्ट, फिर हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से हैं। तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने नई दिल्ली में स्वदेशी तकनीक से बनी एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का अनावरण किया। यह है विशेष ईंधन -42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी नहीं जमता और सामान्य रूप से काम करता है। इसे भारतीय सेना और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से मिलकर विकसित किया गया है। धीरज सेठ कौन है? धीरज सेठ जो है प्रमुख जनरल, अभी 30 जून को जो हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी थे, सेना के प्रमुख जो थे, वो हो गए रिटायरमेंट, तो उनकी जगह पे आए हैं धीरज सेठ, जनरल धीरज सेठ। वो हैं ये, क्योंकि मुझे पता है भी ये नई नियुक्ति है तो कन्फ्यूज़न आप लोगों को होगा, है तो इसलिए उनका नाम दिया हुआ है। तो इन्होंने एक्सट्रीम वेदर डीजल का अनावरण किया है। हाँ, और इसका यह है विशेष ईंधन -22 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी नहीं जमता। मतलब ये जो ईंधन है ये 42 डिग्री माइनस के अंदर जो होता है ना, उसमें भी ये जमता नहीं है। इसकी गाड़ियों के अंदर बिल्कुल सही तरीके। अब ये जो सेना प्रमुख है वो ये क्यों कर रहे हैं, इसका अनावरण सेना प्रमुख क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेना की जो ड्यूटी लगती है बर्फीले इलाके में, बर्फीले इलाका श्रीनगर, अरुणाचल प्रदेश, और इधर लेह और लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं, बर्फीले इलाके, वहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्याएं जो आती हैं जमने की, क्या पेट्रोल डीजल वगैरह जम जाएगी सर्दियों में, माइनस में चला जाता है पारा तक, तो वो सबसे ज़्यादा समस्याएं सेना को ही होती है। इसलिए जो है इसका अनावरण सेना प्रमुख ने किया है, ये इसका रीजन है। ओके, नेक्स्ट है, भारत और मालदीव ने डिजिटल भुगतान को लेकर नई पहल की। मालदीव का फव्वारा भुगतान तंत्र अब भारत के यूपीआई से जुड़ गया है। भारत और मालदीव ने डिजिटल भुगतान को लेकर नई पहल की। मतलब भारत और मालदीव, आपको पता है ये कंट्री है, मालदीव एक कंट्री का नाम है, क्योंकि मुझे पता है सिविल सर्विस तैयारी करने वाले बच्चों को इतना तो अच्छे से पता होता है कि मालदीव एक कंट्री है। मालदीव का फव्वारा भुगतान, मतलब जो वहाँ पे अपना जो यूपीआई है ना, वहाँ पे फव्वारा भुगतान, फव्वारा नाम से उस भुगतान का नाम है। तंत्र अब भारत की यूपीआई से जुड़ गया है। मतलब मालदीव का फव्वारा और अपना यूपीआई दोनों आपस में मिल गए हैं। इससे मालदीव के नागरिक अपने मोबाइल ऐप से भारत के बैंक खातों में तुरंत पैसा भेज सकते हैं। जैसे अपन कुछ चीज़ खरीदते हैं तो यूपीआई से उसी वक्त पेमेंट कर देते हैं ना, वैसे अब जो मालदीव के नागरिक हैं वो भी अपने देश के अंदर वहीं का 2 सेकंड या 2 मिनट के अंदर उसको पेमेंट वहीं से कर दें। उसके लिए करेंसी को एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं होती। जैसा कि आपको पता है, हम विदेशों के अंदर जब कोई भी व्यापार करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, तो करेंसी को एक्सचेंज करना होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा अब, क्योंकि ये जो मालदीव के जो पेमेंट है और अपना जो पेमेंट है, जो मेथड हम यूज़ करते हैं, मालदीव जो मेथड यूज़ करता है पेमेंट करने के लिए, उसको मिला दिया गया है। ये एक रीज़न है। ओके, भारत के बैंक खातों में तुरंत पैसा भेज सकते हैं। यह सुविधा फिलहाल बैंक ऑफ मालदीव एवं मालदीव इस्लामिक बैंक के साथ शुरू की गई है। जो दो बैंक है, बैंक ऑफ मालदीव व मालदीव इस्लामिक बैंक, इन दो के साथ ये सुविधा भी शुरू की गई है, इन दो बैंकों के अंदर। नेक्स्ट है, वर्षा अशोक अगलावे ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 54वें महानिदेशक का पद संभाल लिया है। किसने संभाला? वर्षा अशोक अगलावे ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 54वें महानिदेशक। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब जो भूमि से अपन भूगोलवेता जो होते हैं ना, उन्हीं की जैसे समझो इनको। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब जितने भी भूमि से रिलेटेड जितने सर्वेक्षण होते हैं, जितनी खोज होती है, वो यही करते हैं। उसके महानिदेशक पद संभाला किसने? वर्षा अशोक अगलावे ने। उन्होंने असीह साहा का स्थान लिया। किसका लिया है? असीत साहा का स्थान लिया। मतलब पहले वहां पे जो थे वो असीत साहा नियुक्त थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है वो अभी हैं वर्षा अशोक अगलावे। वे 176 साल के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। मतलब पहली महिला है वो। जो वर्षा अगलावे एक अनुभवी जीवाश्म वैज्ञानिक पेलियोटोलॉजिस्ट हैं। ये हैं वो, देखिए चेहरा। नेक्स्ट है योजना।
इस हफ्ते के अंदर कौन सी नई योजनाएं आई हैं? तो केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम सूर्य सरोवर योजना शुरू करने का फैसला किया है। किसने? केंद्रीय कैबिनेट। पीएम सूर्य सरोवर है। इसका उद्देश्य देश के जलाशयों और औद्योगिक तालाबों पर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, पानी पर तैरते सोलर पैनल लगाना है। इसके लिए 5,070 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है। लक्ष्य 2030 और 31 तक 5,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करना है। मतलब कि जो तालाब होते हैं और जो पानी इकट्ठा जहाँ जहाँ होता है ना, जिस जिस रिसोर्सेस पे होता है, जैसे तालाबों के जलाशयों में, उसके ऊपर जो होता है ना, तो 2 in 1 काम हो जाएगा। जैसे विदेशों में जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अमेरिका के अंदर क्या होता है, गाड़ी की पार्किंग होती है बहुत लंबी चौड़ी, तो उसके नीचे पार्किंग होती है और ऊपर जो है सोलर पंप लगा रहे, सोलर पाइप वो लगा के रखते हैं सोलर पंप वाले, ताकि वहां से बिजली बनती रहे। सोलर प्रोजेक्ट लगा के रखते हैं ताकि नीचे तो पार्किंग रहे, गाड़ियों को तो वो मिल जाए, छाया मिल जाए, और ऊपर वो जो सोलर प्रोजेक्ट लगा रखे हैं उनसे बिजली बनती रहे। तो 2 in 1 काम हो गया। सेम यहाँ पे भी वैसा ही ये किया है कि आप जलाशयों और तालाबों के ऊपर लगाओ तो नीचे तो पानी ढगा रहेगा है और स्वच्छ रहेगा, और ऊपर से जो सोलर प्रोजेक्ट लगा रखा है उससे बिजली बनती रहेगी। तो 2 काम एक साथ हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है नियुक्तियां। इस हफ्ते में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई? एयर मार्शल संदीप तनेजा, कौन से? संदीप तनेजा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक बने हैं। वे अभी वायुसेना के चिकित्सा सेवा महानिदेशक हैं। उन्होंने गगनयान मिशन की चिकित्सा तैयारियों व भीष्म क्यूब जैसी चिकित्सा प्रणालियों को लागू करने में भूमिका निभाई है। वे सेना मेडल और 2 बार विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है। किससे है वो? सेना मेडल और 2 बार विशिष्ट सेना सेवा मेडल से सम्मानित हैं। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल विश्वनाथ शर्मा का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 1988 से 1990 तक भारतीय थल सेना के 14वें प्रमुख रहे। कितने से? 1988 से लेकर 1990 तक। वे स्वतंत्र भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई थे। ये मेजर थे, मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई थे। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी विशेष नेगी को ईरान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वह वर्तमान में नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय मुख्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। नेगी ने रुद्र गौरव श्रेष्ठ की जगह ली है। प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश अरे यार एक मिनट, दोबारा बताते हैं। प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश नाउरो ने अपना नाम रिपब्लिक ऑफ नाउएरो कर लिया है। क्या किया? रिपब्लिक ऑफ नाउरो कर लिया है। किसने? देश नाउरो ने अपना नाम चेंज करके रिपब्लिक ऑफ नाउएरो कर लिया है। राष्ट्रपति डेविड इंडिया के अनुसार यह बदलाव स्वदेशी भाषा, संस्कृत और पहचान को सम्मान देने के लिए किया है। अब यहाँ के नागरिकों को नाउआन की जगह देई नाउएरो कहा जाएगा। यह देश वेटिकन सिटी तुवालू के बाद तीसरा सबसे कम आबादी वाला देश है। किसके बाद? वेटिकन सिटी के बाद में यह तीसरा कम आबादी वाला देश है। एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने, नेक्स्ट है एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने वायुसेना के उप प्रमुख का पद संभाला है। किसका संभाला? वायुसेना का उप प्रमुख जो है वो उसका तेजपाल सिंह ने, ये है तेजपाल सिंह ने इसका पद संभाला है। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारतीय का स्थान लिया है, जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए। अवधेश कुमार जो थे वो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए। सी है 1990 में फाइटर पायलट के रूप में वायुसेना में शामिल हुए थे। कौन? एयर मार्शल तेजपाल सिंह है 1990 में फाइटर पायलट के रूप में वायुसेना में शामिल हुए थे। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। नेक्स्ट है तन्वी ने जीता ताइपे ओपन, साइना के बाद रचा इतिहास। तन्वी ने जीता, ये है तन्वी। नेक्स्ट स्पोर्ट्स की न्यूज है, ठीक है। भारत की 17 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर 300 महिला एकल का खिताब जीत लिया है। वह साइना नेहवाल 2008 के बाद यह खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। तन्वी इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे कम उम्र की चैंपियन भी बन गई है। उन्होंने ताइवान की खिलाड़ी ताई तिजू यिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 17 वर्ष की लड़की है ये, मतलब बच्ची है 17 वर्ष की है। और इसने किसका? ताइवान की जो ताई तिजू यिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले जो थी वो साइना नेहवाल थी, इसने साइना नेहवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट है
आयरलैंड के विमान विशेषज्ञ विल्ली वॉल्स इंडिगो, कौन? विल्ली वॉल्स इंडिगो के नए सीईओ बने। उन्होंने पीटर एल्बर्ट्स की जगह ली। वॉल्स इससे पहले इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महानिदेशक रह चुके हैं। उनके पास विमानन क्षेत्र में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे ब्रिटिश एयरवेज, एयरलिंक्स और इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप के सीईओ भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्या है? ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हो गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजक, 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। भारत को सबसे अधिक सफलता बॉक्सिंग में मिली, जहां खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण पदक जीते। 2022 की तुलना में इस बार खेलों की संख्या कम होने से कुल पदक भी कम हो रहे हैं, कुल पदक भी कम हुए हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित। ये है किससे? विक्रम साराभाई पद से सम्मानित। ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु की निदेशक प्रोफेसर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया। वह इस सम्मान को पाने वाली देश की पहली महिला वैज्ञानिक और चौथी भारतीय बन गई हैं। यह पदक इसरो और अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा हर 2 साल में खगोल वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ये है वो अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश की ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया। यह झील लोहित जिले के कमलांग टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है और अरुणाचल का पहला रामसर स्थल है। यह ताजे पानी की उच्च इकाई वाली झील है, जहां आर्किड की 49 और पेड़ों की 150 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने भारत में पाए जाने वाले तितलियों और पतंगों की एक विस्तृत सूची प्रकाशित की है। भारत में कुल 13,703 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो दुनिया की कुल प्रजातियों का 8.25% है। इसमें 1,417 तितलियां और 12,286 पतंगों की प्रजातियां शामिल हैं। नेक्स्ट है विधेयक। कौन सा विधेयक पास हो? क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है, जैसा कि आपको पता ही है, और इस वाला मानसून सत्र का तो आपको ज़्यादा ही पता होगा, क्योंकि शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि जनरेशन का जो हुआ था वहाँ पे प्रोटेस्ट, उसके तभी मानसून सत्र स्टार्ट हुआ था। तो इस बार वाला जो मानसून सत्र वो तो आपको जरूर पता होगा, क्योंकि वो आपसे रिलेटेड है। हाँ, तो इसे शुरू करते हैं। हाँ, वित्त मंत्रालय ने कराधान और अन्य कानून विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, लैपटॉप आदि बनाने वाली विदेशी कंपनियों के लिए आयकर छूट को बढ़ाकर साल 2040-41 तक करने समेत कई प्रस्ताव पारित किए हैं। नेक्स्ट है निधन। पद्मश्री से सम्मानित और त्रिपुरा, बिहार व पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल DY पाटिल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पाटिल एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ शिक्षाविद भी थे। उन्होंने देश भर में 182 से अधिक शिक्षण संस्थान और 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना की। वाह, कितना अच्छा अचीवमेंट है! 182 से अधिक शिक्षण संस्थान देश भर में और 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना की। नेक्स्ट है राजस्थान की 19 वर्षीय साइकिलिस्ट हर्षिता जाखड़ टूर डी फ्रांस फेमस का हिस्सा बनने, याद रखना, टूर डी फ्रांस फेमस का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। उन्होंने स्विट्जरलैंड में इस रेस के दूसरे चरण में चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय साइकिल चालकों के समूह का नेतृत्व किया। हर्षिता को विश्व साइकिलिंग टैलेंट प्रोग्राम, कौन सा? विश्व साइकिलिंग टैलेंट प्रोग्राम के तहत इस प्रदर्शनी के लिए चुना गया था। वर्तमान में वह पटियाला स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केंद्र का अभ्यास कर रही है। किसका कर रही है? वर्तमान में यह पटियाला स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केंद्र में अभ्यास कर रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन 2030 में भारत करेगा मेजबानी। 2030 में जो इस साल का जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे वो खत्म हो चुके हैं। 2030 में जो होंगे उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ये जिम्मेदारी भारत ने ली है। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन पर खेलों का आधिकारिक ध्वज भारत को सौंपा गया। इसे PT उषा और हर्ष संघवी और नीरज चोपड़ा ने स्वीकार किया। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अहमदाबाद में होगा। 2026 खेलों में भारत ने 29 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है एयर इंडिया ने इथोपियन एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख टोवोल्डे गैम्ब्रोरियन को नया CEO और MD नियुक्त किया है। वे कैंपबेल विल्सन की जगह लेंगे। उनके नेतृत्व में इथोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की सबसे बड़ी और लाभदायक एयरलाइन बनी। अब एयर इंडिया और इंडिगो दोनों के प्रमुख विदेशी नागरिक हैं। ओके, नेक्स्ट है अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया है। गवर्नर मोरा हिल्ली ने घोषणा पत्र जारी किया, जबकि बोस्टन की मेयर मिशेल वू ने नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का स्वागत किया। फैसला अमेरिका में रहने वाले 50 लाख से अधिक भारतीय
भारतीय मूल के लोगों के योगदान को सम्मान देने के लिए लिया गया। दोबारा सुनो, अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया। 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिन है ना, उस दिन का गवर्नर मोरा हिल्ली ने घोषणा पत्र जारी किया। किसने किया? गवर्नर मोरा हिल्ली ने घोषणा पत्र जारी किया। जबकि बोस्टन की मेयर मिशेल वू ने भारतीय वाणिज्य दूतावास का स्वागत किया। फैसला अमेरिका में रहने वाले 50 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोगों के योगदान को सम्मानित देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, भारत इस समय WTO में 9 व्यापारिक विवादों का सामना कर रहा है। ये मामले जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और चीन समेत कई देशों के ने दायर किए हैं। विवाद चीनी गन्ना सब्सिडी, स्टील, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों के आयात शुल्क और PLI योजना से जुड़े हैं। भारत ने अपनी नीतियों को WTO नियुक्तियों के अनुरूप बताया है। नेक्स्ट है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन ने के तहत अब तक 21 विधानसभाएं पूरी तरह डिजिटल हो चुकी हैं। 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33 से ने इस परियोजना के लिए MOU किया है। केंद्र ने 138.17 करोड़ रुपए दिए हैं। अब भाषिणी टूल से सदन की कार्यवाही का 22 भाषाओं के अनुवाद भी किया जा सकेगा। मतलब कौन कौन सी विधानसभाएं हैं जो ई विधान बन चुकी है, ई विधान एप्लीकेशन, यानी यहाँ पे कब विधानसभाओं के अंदर भी कागजों से काम नहीं होगा, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। कहने का मतलब ये है इसके अंदर पूरा टोटली। नेक्स्ट है, संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। नए कानून के अनुसार यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण घटना के 2 साल बाद कराया जाता है तो अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पहले 1 साल से अधिक की देरी पर जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति ली जाती थी। सरकार का कहना है कि इससे मतदान सूची अधिक सटीक बनेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। देश में फिलहाल जन्म पंजीकरण 99.1% और मृत्यु पंजीकरण 99.4% तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड सीजन शुरू किया। साथ ही भारत में कंपनी के कुल 4 क्लाउड रीजन हो गए हैं। यह नया क्लाउड रीजन व्यवसायों की सुरक्षित, भरोसेमंद और डेटा नियमों के अनुरूप डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, राहुल जैन वाशिंगटन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के सलाहकार बने। कौन? राहुल जैन वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक सलाहकार बने। बलदेव पुरुषार्थ फिलीपींस के एशियाई विकास बैंक में सलाहकार नियुक्त हुए हैं। सत्यजीत मोहंती को कनाडा के मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि बनाया गया है। नेक्स्ट है, स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत भारतीय वायुसेना की फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला पायलट बनी है। कौन बनी है? भावना कांत। ये नाम पहले भी काफी बार आ चुका है। महिला पायलट बन गई है। वह सुखोई 30 MKI उड़ाती है और 2016 में शामिल पहली 3 महिला फाइटर पायलटों में थी। कोर्स वायुसेना के टॉप गन स्कूल में होता है। कहाँ? वायुसेना का एक स्कूल है जिसे टॉप गन नाम दिया गया है, उसमें ये कोर्स होता है और ये है वो भावना कांत। अग्नि 4000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का परीक्षण। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह 4000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। परीक्षण का संचालन DRDO और सामरिक बल कमान से ने किया। नीति आयोग के अनुसार 2050 तक भारत में 34.4 करोड़ बुजुर्ग होंगे। आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय केयर नीति और केयर गिवर्स रजिस्ट्री डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण, प्रमाणन और सामाजिक सुरक्षा की सिफारिश की है ताकि भारत कुशल केयरिंग गिवर्स का वैश्विक केंद्र बन सके। नेक्स्ट है, सरकार ने आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री हटाने की समय सीमा 24 घंटे से 2 घंटे कर दी है। नए IT नियमों के तहत आदेश मिलने के 2 घंटे के भीतर गैरकानूनी सामग्री हटानी होगी। AI से बनी फोटो और वीडियो पर लेबल लगाने की अनिवार्य होगा। वर्ड ऑफ द डे, जैसा कि आपको पता है कि डेली एक वर्ड होता है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में होता है, जिससे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे ही कोई घटना घटती है तो उसके अंदर हमेशा एक नया वर्ड निकल के आता है, जिससे सबसे ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ किया जाता है। घटनाओं के पीछे जब नई नई घटनाएं देश में या विदेशों में घटती हैं तो उनके पीछे नए नए वर्ड्स निकल के आती हैं, नई नई चीज़ें निकल के आती हैं। तो है CWMA, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सरकार का एक
का एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 2018 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। इसका काम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कावेरी नदी का पानी कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच तय हिस्से के अनुसार बांटना और इसकी निगरानी करना है। हाल ही में CWMA ने कर्नाटक की अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही उसने कर्नाटक को 15 दिनों तक रोज 3500 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को छोड़ने के निर्देश को बरकरार रखा है। मतलब कोई चेंजेस उसमें किए नहीं है। नेक्स्ट आता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। किसी देश की मुद्रा की वास्तविक ताकत मापने का पैमाना। इसमें रुपए की तुलना केवल डॉलर से नहीं बल्कि भारत के प्रमुख व्यापारिक देशों की मुद्राओं से की जाती है। हाँ, अधिकतर क्या होता है, अपन अपने भारतीय रुपए को डॉलर में गिनते हैं कि अपने 85 रुपये और अमेरिका का $1 ऐसे गिना जाता है। लेकिन अब और जो दूसरी कंट्रीज है उनके साथ भी गिना जाएगा, बल्कि भारत के प्रमुख व्यापारिक देशों की मुद्राओं से की जाती है। साथ ही अलग अलग देशों की महंगाई का असर भी इसमें शामिल होता है। इससे पता चलता है कि दूसरे देशों के मुकाबले रुपया वास्तव में कितना मजबूत या कमजोर है और इसका भारत के निर्यात पर क्या असर पड़ सकता है। हाल ही में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि RER रीर के अनुसार भारतीय रुपया अपनी वास्तविक कीमत से कम है, यानी अंडरवैल्यूड है। आया कुछ समझ में? मतलब उन्होंने बोला अंडर वैल्यूड, यानी जो उनकी वास्तविक कीमत है ना रुपए की, उससे भी कम वैल्यू फिलहाल चल रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की। उसके बाद में आता है प्राइवेट मेंबर बिल PMB। ऐसा विधेयक होता है जिसे मंत्री नहीं बल्कि संसद का कोई भी अन्य सांसद पेश करता है। इसका उद्देश्य किसी नए कानून का सुझाव देना या मौजूदा कानून में बदलाव का प्रस्ताव रखना है, यानी किसी नए कानून में सुझाव देना, अपनी राय रखना या फिर उसे रिप्लेस करना, मौजूदा कानून में बदलाव करना है। अनुच्छेद 107 संसद में निजी विधेयक पेश करने की व्यवस्था देता है। आसान भाषा में कहें तो यह सांसद को सरकार से अलग अपनी ओर से कानून बनाने का प्रस्ताव रखने का अधिकार देता है। यह इन दिनों चर्चा में है क्योंकि LJP के सांसद अरुण भारती ने युवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी PMW लोकसभा में पेश करने का प्रस्ताव रखा है। आया समझ? नेक्स्ट है आइंस्टीन क्रेटर। चंद्रमा के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में स्थित एक बहुत बड़ा गड्ढा है। यह करोड़ों साल पहले एक विशाल उल्कापिंड, अंतरिक्ष से आने वाला पत्थर या धातु का बड़ा टुकड़ा के टकराने से बना था। इसका नाम महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सम्मान में रखा गया। हाल ही में SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट का एक निष्क्रिय हिस्सा चंद्रमा पर आइंस्टीन क्रेटर के पास जाकर टकराया। वैज्ञानिक इस घटना से चंद्रमा की सतह और अंतरिक्ष मलबे स्पेस डेब्रिज के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर डिटेरेंस। एक सैन्य रणनीति है। इसमें कोई देश का परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि उनके डर से दुश्मन को हमला करने से रोकता है। यानी परमाणु हथियारों का मकसद युद्ध करना नहीं है बल्कि युद्ध टालना है और शांति बनाए रखना होता है। यह रणनीति इस सोच पर आधारित है कि परमाणु युद्ध दोनों पक्षों के लिए भारी तबाही ला सकते हैं। हाल ही में अमेरिका, चीन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका छोटे परमाणु हथियारों को भी अपनी डिटेरेंस रणनीति में शामिल करने का विचार कर रहा है। कौन सी नीति में? डिटेरेंस रणनीति में। मतलब कहने का ये है कि सबके पास परमाणु बम अगर है ना, तो उसका मकसद ये नहीं है कि हम दूसरे को डराएं। इसका मतलब ये भी होता है कि हमारी सेफ्टी के लिए अगर आप हम पर हमला करोगे तो हम भी आप पर हमला करेंगे, बस ये बात है। नेक्स्ट आते हैं डेली के क्वेश्चंस। आपको पता है कि मैं आपको डेली के 2 क्वेश्चंस के लिए बोलती हूँ। ये क्वेश्चंस वहाँ काम आएंगे जहाँ पे कुछ भी काम नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जो आप नोट्स वगैरह पढ़ रहे हो, जो किसी भी कोचिंग से है, अगर उनमें से भी बाहर से पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चंस हैं। कभी अगर वो क्वेश्चंस नहीं आए तो ये क्वेश्चंस आएंगे, और जब ये क्वेश्चंस आप वहाँ करके आओगे तो आपको अलग से बेनिफिट मिलेगा कि हाँ, वहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनका ये आंसर हुआ, बेनिफिट हुआ। विज्ञान के अनुसार सबसे मजबूत प्राकृतिक जैविक पदार्थ कौन सा है जो स्टील से भी अधिक भार सहन कर सकता है? हीरा, लिम्पेट के दांत, मकड़ी का जाल या ग्राफीन? तो इसका आंसर होगा लिम्पेट के दांत। ये प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में कहाँ हैं? ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व के सबसे बड़े प्रार्थना कक्ष के लिए प्रसिद्ध है। ये जो गुफाएं दिख रही है आपको, ये है। इसका पहला है कन्हेरी गुफा, कार्ले गुफाएं, बेडसे गुफाएं या नासिक गुफाएं? तो कार्ले गुफाएं इसका आंसर होगा। उसके बाद में कौन सा देश सबसे अधिक यानी 14 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करता है? भारत, चीन, रूस, ब्राजील, जर्मनी? तो इसका आंसर होगा चीन और रूस। 1947 में सत्ता स्थानांतरण के प्रतीत और नई लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास रखे इस राजदंड को
क्या कहते हैं? ये बहुत चर्चा में रहा था 4-5 साल पहले, जब इसको मोदी जी ने इसको वो दिया उसके अंदर लोकसभा के अंदर मतलब उसको लोकसभा के अंदर दिया था कि हाँ ये सेंगोलो है और इसको लोकसभा के अंदर रखना है। उस वक्त ये बहुत चर्चा में था। तो ये कौन है? अशोक स्तंभ है, सेंगोलो है, धर्मचक्र है, गांधा है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सेंगोलो, सेंगोल। एंडीज पर्वतमाला में 3812 मीटर ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची झील जहां नावें चलती हैं कौन सी है? सुपीरियर झील, टिटिकाका झील, बेकॉल झील, टांगनिका झील। तो इसका आंसर होगा टिटिकाका झील। 12वीं सदी का यह पहाड़ी किला कौन सा है जो महाराष्ट्र में 200 मीटर ऊंची सक्वाकार पहाड़ी पर बना हुआ है? ये देखिए कौन सा है ये? रायगढ़ किला है, दौलताबाद किला है, या गोलकोंडा किला है, या जिंजी किला है? तो इसका आंसर होगा दौलताबाद या देवगिरी। संसद सदस्य शपथ लेने के बाद जिस बड़े लेदर से बंधे रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? संविधान वोट, रोल ऑफ मेंबर्स, संसदीय रजिस्ट्री, लेजर ऑफ द हाउस। तो इसका आंसर होगा रोल ऑफ मेंबर। फिर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 11 राज्यों से होकर अकेले बाइक चलाने वाली यह पहली भारतीय महिला कौन है? रोशनी शर्मा, अलीशा अब्दुल्ला, अर्चना सरदाना, प्रेरणा सिंह बद्रा। तो इसका आंसर होगा रोशनी शर्मा। लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा पाने के लिए पार्टी के पास कम से कम कितने प्रतिशत सीटें होनी चाहिए? 5%, 10%, 15%, 20%। तो इसका आंसर होगा 10%। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 वर्ष 180 दिन की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह कर दुनिया की सबसे अधिक उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? जुनको तपाई जापान, पालासांग लहामू शेरपात नेपाल। नाम कितने अजीब है ना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तामाए वातानाबे जापान, गेरलिंडे कार्लटेन ब्रूनर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा तामाए वातानाबे जापान। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो करंट अफेयर है वो यही खत्म होता है। मुझे पता है ये नाम कुछ हैं अजीब से, याद नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम विदेशों के नाम याद करने में हमें समस्या हो रही तो उनको भी हमारे नाम याद करने में इतनी समस्या होगी। सब बराबर है, इसलिए टेंशन मत करो, समझ लिया करो। नहीं समझ में आता है तो रट लिया करो, इसके अलावा और कोई चारा है नहीं आपके पास। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ, हर क्लास में बोलती हूँ कि डेली का डेली पढ़ो ताकि बर्डन ना आए और प्रेशर में ना हो। प्रेशर में आगे जो पढ़ा हुआ होता है वो भी भूल जाते हो, इसलिए आज कराया है ये, इस वीक का है ये है, और इसको यहीं पे कंप्लीट कर देना है, मतलब आज का आज ही पढ़ लेना है इसको। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म होती है, फिर करंट अफेयर के साथ मिलेंगे अगले संडे को दोबारा करंट अफेयर की क्लास में, इसी क्लास में। ओके, थैंक यू।